कभी कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिनको सुनने के बाद विश्वास नहीं होता। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश का एक देहरादून का एक थाना लगता है बसंत विहार। वहाँ के रहने वाली एक महिला अपने 16 साल के बेटे को लेकर थाने पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि साहब, मेरे बेटे का पिछले कई महीनों से शारीरिक शोषण हो रहा है। जैसे ही पुलिस ने यह बात सुनी, पुलिस पहले तो हंसने लगती है और मुस्कुराने लगती है। जब उस महिला ने सीरियस होकर अपनी बात कही तो पुलिस वाले उसकी बात को सुनते ही वह एफआईआर को दर्ज कर लेते हैं। और एफआईआर जब दर्ज कर दी जाती है तो घर में ही रहने वाली उस महिला की जो ननद थी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मामला कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट में इस मामले की जांच के लिए आदेश दे दिया जाता है। दरअसल जिस महिला के खिलाफ शिकायत की गई थी वह महिला पेट से थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। अब उसके पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल लेने के बाद उस 16 साल के लड़के के भी सैंपल से मैच किया जाता है। तो मैच हो जाता है, यानी कि उस महिला के पेट में जो बच्ची पल रही थी वह पैदा भी हो जाती है। हालांकि हालांकि वह पहले से ही शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां होती है और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी अपने ही भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और वह बच्चा मना करता था। और जब वह बच्चा मना करता था, उसका विरोध करता था, तो उसे डांटती थी, फटकारती थी। मामला जब अदालत में पहुंच जाता है तो अप्रैल 2024 को उसी महिला को 20 साल के लिए कारावास की सजा सुना दी जाती है। भारत के इतिहास में यह पहली बार ऐसी घटना थी जब किसी लड़के का शोषण या शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में किसी महिला को इस तरह की सजा सुनाई गई हो। एक माँ का सही वक्त पर फैसला लिया गया था। यदि माँ सही वक्त पर फैसला ना लेती तो शायद इससे भी बड़ी कोई वारदात हो सकती थी। मगर आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ सही ऐसा ही होता है। अनैतिक रिश्तों के चलते एक कत्ल किया जाता है, वो भी एक भयानक रूप से कत्ल हो जाता है। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की जो सच्ची घटना को सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है उत्तर प्रदेश का, एक जिला लगता है गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले के हिंड नदी के किनारे एक नंगन अवस्था में एक लाश पड़ी हुई थी। लगभग 22 वर्षीय एक युवक की लाश थी। जैसे ही राहगीरों की नजर उस लाश पर पड़ती है तो वहां देखने वालों का तांता लग जाता है। 100 से ज्यादा लोग मौके पर मौजूद होते हैं। इसके बावजूद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर पड़ताल करना शुरू करती है तो उसके शरीर पर ना तो कोई कपड़ा था और ना ही कोई ऐसी पहचान करने वाली चीज थी जिसके माध्यम से उसकी पहचान की जा सके। इसलिए गाजियाबाद पुलिस थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तभी उन्होंने पूरे एनसीआर में एक सूचना जारी कर दी जाती है कि इस तरह से एक व्यक्ति 22 वर्षीय युवक है जिसकी लाश मिली है। यदि किसी भी परिवार का कोई सदस्य गायब है, लापता है, तो आकर संपर्क कर सकता है। साथ ही साथ पुलिस को भी सूचना दी जाती है, जिस किसी भी थाने में इस तरह की गुमशुदा की अगर रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो वह भी संपर्क कर सकता है। दरअसल दिल्ली के कनॉट प्लेस में, एक कनॉट प्लेस का जो थाना है, वहाँ की पुलिस एक लड़के को कई दिनों से तलाश कर रही थी, जो कि पिछले कई दिनों से लापता था, गायब था। अब उसे लड़के को ढूंढने के लिए लगभग 4 टीमें बनाई जाती है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। एक लड़का जो उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक कस्बा लगता है विजयगढ़, उसी का एक मोहल्ला है धोबिया, वहाँ का रहने वाला एक लड़का सचिन, जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक जैन चावल रेस्टोरेंट होता है, जो कि काफी मशहूर रेस्टोरेंट है। उसी मशहूर रेस्टोरेंट में सचिन नाम का लड़का वेटर का काम किया करता था, लेकिन अचानक से वह लापता हो गया था। उसके परिवार वालों को दिल्ली पुलिस सूचना देती है। दिल्ली पुलिस और परिवार वाले लोग सीधा गाजियाबाद जाते हैं। गाजियाबाद में जो लाश मिली थी उस लाश को देखते हैं तो सचमुच में वह जो लाश होती है वो सचिन की ही होती है। लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की है, क्यों की है, जबकि हत्यारों ने जब हत्या की थी तो उसके साथ बहुत बुरी तरह से क्रूरता से पेश आए थे। उसके धड़ पर जो गर्दन थी वह थोड़ा सा ही हिस्सा जुड़ा हुआ था और उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया था और धारदार हथियार से उसकी गर्दन को बिल्कुल अलग कर दिया गया था। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल में जुटने के बाद जो उस लड़के का मोबाइल नंबर होता है, हालांकि पुलिस के पास जब शुरुआत में उसके परिवार वाले पहुंचते हैं तो पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था जितनी गंभीरता से उनको लेना चाहिए था। यदि पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद यह क्राइम होने से बच सकता था। लेकिन पुलिस ने बाद में जब उसकी लाश मिल जाती है तब सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के बाद उसके मोबाइल से उसकी लोकेशन और उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। और मोबाइल की जब सीडीआर और लोकेशन निकल जाती है तो संगम विहार दिल्ली का एक आखिरी उसकी लोकेशन थी। अब परिवार के लोगों से पूछा गया कि आखिरकार संगम विहार यह करने क्या गया था। तभी परिवार के लोगों ने कहा कि संगम विहार में एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर यह काम किया करता था। हो सकता है कि अपने किसी साथी से मिलने के लिए गया हो। अब इसके बाद फिर पुलिस यह पता करने की कोशिश करती है कि संगम विहार में कहाँ पर काम करता था, कौन कौन अब इसके दोस्त थे।
ऐसे कौन कौन से लोग थे जो इससे चिढ़ते थे, इससे परेशान होते थे। पुलिस अब सवालों का जवाब तलाशना चाहती थी, इसलिए पुलिस जितने भी लोग थे पूछताछ कर सकती थी, सीसीटीवी कैमरे खंगाल सकती थी, जो जो भी प्रयास कर सकती थी पुलिस ने प्रयास करना शुरू किया और लोगों से पूछताछ करते करते उस फैक्ट्री का मालिक जो होता है, पुलिस की जांच वहां पर जाकर थम जाती है। दरअसल फैक्ट्री का जो मालिक होता है उसका नाम हसीब होता है और उसकी पत्नी का नाम होता है समीना। पुलिस इन दोनों को इनकी रडार पर लेती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में वह इधर-उधर की बातें बताने लगते हैं। लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद ऐसा सच सामने आता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लगभग साल 2021 में सचिन नाम का यह लड़का जो होता है, विजयगढ़ के धोबिया मोहल्ले का रहने वाला होता है। जिला अलीगढ़ में यह गया था काम करने के लिए। दिल्ली संगम बिहार उसकी नौकरी लग जाती है। हसीब की जो फैक्ट्री होती है कपड़े की, उस फैक्ट्री के अंदर लेकिन हसीब की जो बीवी थी, जो कि 29 साल की होती है और सचिन की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। सचिन और हर्ष की बीवी जो उसकी फैक्ट्री की मालकिन होती है, उस मालकिन से इसकी दोस्ती हो जाती है। दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं। ऐसे पुलिस की जांच में पाया जाता है कि समीना और सचिन एक दिन दोनों आपस में आपत्तिजनक स्थिति में थे और अचानक से हसीब की घर के अंदर एंट्री हो जाती है। उसने अपनी आंखों से न केवल दृश्य देखा बल्कि उसने अपने मोबाइल में भी इस दृश्य को कैद कर लिया और कैद करने के बाद वह घर से बाहर निकल जाता है। जब वह वापस आता है तो उस लड़के को जिसका नाम सचिन होता है, उसे अपनी नौकरी से निकाल देता है और नौकरी से निकालने के बाद उसको कहता है कि तुम आज के बाद यहाँ पर दिखाई मत देना। लेकिन सचिन और शायद समीना का मिलना जुलना बाद में भी होता रहता है। फरवरी 2024 को उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था और उसके बाद भी मिलना जुलना हो रहा था। हासिब को जब यह बात पता चल जाती है तो हासिब थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कर रहा था और उसकी बीवी जो थी वह मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने अपने साढ़ू के जो बेटा होता है, जिसका नाम हसन होता है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, हसन से पूछता है कि इस मामले में क्या करना चाहिए। तो वह कहता है कि मौसी जी से बोलकर किसी भी बहाने से उस लड़के को बुलवाओ। उसके बाद फिर बात करते हैं। वैसे ही होता है। 31 मार्च 2024 को सचिन को किसी न किसी बहाने से बुलाया जाता है। बुलवाने के बाद उससे कहा जाता है कि चिड़ियाघर के पास तुम पहुंच जाना। और चिड़ियाघर के पास ये लोग पहले से ही इसका इंतजार कर रहे थे। गाड़ी चला रहा था जो हसन होता है, साधु का बेटा होता है। पीछे साधु का बेटा और पीछे समीना और उसका हस्बैंड बैठा हुआ था। जब सचिन वहां पहुंचता है, सचिन को वह गाड़ी में बैठा लेते हैं। उससे कहते हैं कि बुलंदशहर चलना है, कुछ काम है, बुलंदशहर घूमने के लिए चलना है, इसलिए तुम गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे वो लड़का बैठ जाता है, गाड़ी को बुलंदशहर की बजाय वो लोग गाजियाबाद हिडन की तरफ ले जाते हैं। और मौके की तलाश में ही जब अंधेरा होता है, जब आसपास कोई दिखाई नहीं देता है, उस वक्त उस लड़के को हसन और हसीब दोनों पकड़ लेते हैं। उसी की प्रेमिका के हाथ में धारदार हथियार दे देते हैं, जिसकी वजह से उसकी गर्दन को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और उसके कपड़े को भी निकाल दिया जाता है। उसके कपड़े को भी निकाल कर बिल्कुल न्यूड करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है और उसके जो कपड़े होते हैं वह उस हिडन नदी में फेंक देते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि पत्नी से अवैध संबंधों के शक में या अवैध संबंधों के इस मामले में इन लोगों ने इस सचिन की हत्या की थी। जब सचिन के परिवार वालों को, उसके घर वालों को इस हत्याकांड के बारे में पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 4 भाइयों में यह दूसरे नंबर का भाई होता है, जो कि अलीगढ़ से दिल्ली कमाने के लिए गया था। लेकिन घर वालों ने भी ज्यादा गौर नहीं किया। साथ ही साथ हसीब को ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी से उसे अनैतिक रिश्ते हैं। यहाँ तक की बात हो चुकी थी कि ऐसा बताया जाता है कि पुलिस की जांच में आता है कि हसीब ने कहा था कि मैं इसे तलाक दे दूंगा और तुम इसे अपने पास रख लेना। कुछ इसी तरह का बहाना करने के बाद उसे धोखे से बुलाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इस मामले में तीनों लोग जेल चले गए और एक व्यक्ति की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। काश हसीब ने अगर समझदारी से काम लिया होता, पुलिस का सहारा लिया होता, तो वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे छुटकारा पा सकता था और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था। लेकिन शायद आगे की जिंदगी पूरी सलाखों के पीछे गुजरेगी और आगे पता नहीं कभी छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। और जाते जाते मैं आप लोगों से यह विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।